नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात बरसात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो जगदलपुर क्षेत्र को कई विकास परियोजनाएं की सौगात दी और दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनसंख्या में सबसे बड़ा समुदाय गरीबों का है और देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कांग्रेस ने नगरनार संयंत्र में विस्थापना का मुद्दा उठाया और यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इसका निजीकरण करने वाली है। प्रधानमंत्री ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेसी झूठी बातें फैलाकर स्टील प्लांट पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके जरिए मोटी कमाई करना चाहते हैं। स्टील प्लांट बस्तर के लोगों का है। मैं किसी भी कांग्रेस नेता को इस स्टील प्लांट का मालिक नहीं बनने दूंगा। क्या छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के बार बार आने से सियासी माहौल में बदलाव आएगा और मतदाता का मूड भी बदलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हवाई बातों में राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को मानसिक इलाज की जरूरत है, उनके नेताओं को मानसिक इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी राजनीति कि प्रधानमंत्री जी आए उस दिन देश के इतिहास में उस इलाके को बंद नहीं रखा गया। इतनी बड़ी सौगात बस्तर को मिल रही है, उसका उनको स्वागत करना चाहिए, मंच में उपस्थित होना चाहिए। तो मंच को भी अघोषित रूप से उन्होंने बहिष्कार किया, स्वागत को भी अघोषित रूप से उन्होंने बहिष्कार किया। हम इसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा करते हैं। ये राजनीति नहीं है, ओछापन है, ये घटियापन है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बाधक मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आंख खोल कर देखें तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। उन्हें दिखेगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे रोजगार मिल रहा है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आर्थिक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ कुशासन और भ्रष्टाचार तो था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाना भ्रष्टाचार की परिभाषा है। तो उनको चलिए, इसी के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सौरभ जागृत जी जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ संजय देवांगन जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले कौशल जी, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में, चौथा दौरा ये था। आज आपने उनका भाषण भी सुना होगा। आज जिस प्रकार से उनके भाषण में हमने उनके तेवर देखे, जिस प्रकार से वो कांग्रेस पर हमलावर रहे और करोड़ों की सौगात आज प्रदेश को दी, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या उनका ये भाषण छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बनाएगा? देखिए स्मिता जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये चौथा दौरा छत्तीसगढ़ में रहा है। क्योंकि आप जैसे ही मानते हैं, इस हफ्ते आप मान रहे हैं कि 8 से 10 तारीख को चुनाव आचार संहिता भी लग जाएगी, तो आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री आचार संहिता के पहले छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश जो जिले हैं और जो संभाग हैं वहां पहुंचकर लोगों के बीच पहुंचना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। रही बात आज के कार्यक्रम की, तो इसके पहले भी जब कार्यक्रम होता तो उन्होंने कई सौगातें दी थी और आज बस्तर को भी कई सारी सौगातें दी हैं। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ न कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ ऐसा सौगात दे रहे हैं, कुछ ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। दूसरी, आप राजनीतिक उद्देश्य की बात करें तो निश्चित तौर पे जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बस्तर और सरगुजा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दो जगहों से सत्ता की जो चाबी है वो खुलती है और जो इन जगहों पर जिसकी बढ़त होती है सरकार उसकी बनती है। तो बस्तर के लोगों को आकर्षित करने के लिए, बस्तर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वोट बैंक में बदलने के लिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लाभदायक होगा। क्योंकि आज देखेंगे कि बस्तर की जो 12 विधानसभा सीटें हैं उसमें से एक भी सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जबकि आप पिछले चुनाव की आप बात करें तो कब 8 सीटें उनके पास थी, सिर्फ 4 में कांग्रेस थी। तो कहीं कहीं बहुत बड़ा चोट उनको बस्तर में पहुंचा भारतीय जनता पार्टी को। तो उसी जो पुरानी जो अपनी जो वहां पर जो परिस्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत रही है, उसको वो वापस लाने के लिए जो जिस तरह के दौरे हो, आप देखेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने दंतेवाड़ा से की थी। तो कहीं कहीं बस्तर उनके पूरे फोकस में है और अमित शाह जी का भी दौरा
वहां होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो जी। जिस तरह आप देखेंगे कि बस्तर को जिस तरह से फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री खुद वहां पर जाकर इतनी इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यदि आप कोई काम करते हैं, कोई घोषणा करते हैं, कोई सौगात देते हैं, तो उसका जनमानस पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पुरानी जो अपनी जो ताकत है, वहां पर जो 8 से 2013 के चुनाव में आप देखेंगे 8 सीट थी, और 2000 उसके पहले जो 8 में जो चुनाव हुए थे उसमें वहां पर उनके पास 11 सीटें थी। तो कहीं कहीं बहुत बड़ा लॉस उनको वहां पे हुआ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी जो वापसी करना चाह रही है कि बस्तर हम यदि जीतते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता में वापसी की राह उनकी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, और ये बड़ा चैलेंज भी कांग्रेस के लिए स्थापित हो सकता है। कौशल जी, जानने की कोशिश करेंगे संजय जी से। संजय जी, कैसे देखते हैं आप लगातार प्रधानमंत्री के दौरे, करोड़ों की सौगात जो है प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, साथ ही आज तो कांग्रेस पर भी सबसे ज्यादा हमलावर रहे, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। देखिए, मोदी जी के छत्तीसगढ़ निरंतर दौरे से भी छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार से प्रभाव पड़ने वाली नहीं, क्योंकि अब मोदी जी जहां भी जाते हैं लोगों में एक दहशत, एक डर सा बन जाता है। आप देखें कि इनके कार्यकाल में, इस 9 साल में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से लाल किला को सौदा किया, जिस तरह से उन्होंने रेलवे का सौदा किया, जिस तरह से उन्होंने जहां भी जा रहे हैं वहां के चीजों को जो कांग्रेस ने देश के लिए बनाया था उन चीजों को बेचने का काम कर रही है। तो इसलिए जनता के जाकर के वो कुछ भी बोल लें उससे फर्क नहीं पड़ने वाली। अब तो डरने लग गई है छत्तीसगढ़ की जनता भी उनके निरंतर आने से। बस्तर में पिछले 15 साल से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, उस समय बस्तर का उत्थान क्यों नहीं हुआ? बस्तर के लोगों के लिए क्यों नहीं सोचा गया? आज भाजपा जो है नगरनार इस बात षड्यंत्र को बेचने का काम करे, उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने। ठीक है संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, आपका कहना था कि प्रधानमंत्री प्राइवेट करे हर चीज को। स्टील प्लांट को लेकर भी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि इसे भी प्राइवेट किया जाएगा, मगर आज तो प्रधानमंत्री ने बात साफ कर दी है कि उसे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी पार्टी पर ही आरोप लगाया है कि आप उसके लालच में आरोप लगा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का। देखिए, बस्तर में भोली भाली आदिवासी जनता वहां रहती है, उनके हित के लिए अभी तक किसी प्रकार से भाजपा ने 15 साल जब शासन में थी कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, और बस्तर के लोगों को, बस्तर के एक एक व्यक्ति के लिए जो कांग्रेस सरकार ने सोच रखी और उनको धरातल पे ला करके लोगों को समृद्ध बना रहे हैं, ये उनसे पच नहीं रही है भाजपा से। और मोदी जी, अमित शाह जी निरंतर बस्तर में पहुंच करके बस्तर की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, सौरभ जी से जवाब देंगे। सौरभ जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुना अभी क्या कुछ कहा हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यदि 15 साल की बात होती है तो जिस सड़क से आप बस्तर जाते हैं, आते हैं और बस्तर संभाग में घूमते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। दूसरी बात, यदि बस्तर में आप दंतेवाड़ा जाएंगे, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा शिक्षा का गढ़ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। आदिवासी अंचलों में आज जो चरण पादुका, तेंदुपत्ता संग्रह लोगों को नहीं मिलता है, वो तेंदुपत्ता संग्रहों को चरण पादुका देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती थी। IIT, IIM, IIIT जैसे शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आवाम रचा। कहने का तात्पर्य ये कि कांग्रेस पार्टी अभी 4.5 साल सिर्फ सोने का काम किया है, विकास कुछ किया नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है। दूसरी बात, जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, एन केन प्रकार से ये प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी का दौरा कैसे भी करके फ्लॉप हो जाए, कैसे भी करके अनसक्सेसफुल हो जाए। परंतु बता देता हूं, इसके पहले भी इन्होंने रेल के माध्यम से, रेल के पटरी में लेटकर रेल यातायात को बाधा बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था, और आज भी इन्होंने बस्तर बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। पर मैं कहता हूं कि इनके विरोध प्रदर्शन से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लिया है, और नरेंद्र मोदी। सौरभ जी, आज भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ के नेता लगातार जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की गर्त में जा रहा है छत्तीसगढ़। तो जब नेताओं की बात करी प्रधानमंत्री ने, तो नेता सिर्फ कांग्रेस के ही है छत्तीसगढ़ में, जबकि सबसे ज्यादा सांसद तो बीजेपी के भी है। तो क्या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है? जी देखिए, जिस प्रकार से अभी 4.5 साल में तमाम नेता इनके सट्टे में पकड़ा रहे हैं, तमाम नेता कोल माफिया
इनके कहीं ना कहीं संलिग्न है। तमाम नेता चावल घोटाले माध्यम से घोटाले कर रहे हैं, तमाम ठीक है, तो नेता कांग्रेस के नेता ही कुल मिलाकर सारे घोटाले कर रहे हैं, आपका कहना ये है? क्योंकि जिक्र तो नेताओं का किया, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पावर तो आपके हाथ में भी है, भले ही विधानसभा में आपको बहुमत ना मिला हो, मगर सांसद तो आपके हैं, सबसे ज्यादा पावर तो आपके हाथ में है सबसे ज्यादा। वही तो कह रहा हूं मैं, पावर भारतीय जनता पार्टी के पास में सांसद है हमारे, परंतु कहीं ना कहीं जो भूपेश सरकार है उनके लोग संलग्न है इस आपराधिक में। क्या कहेंगे संजय जी? जवाब चाहती हूँ मैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे। जी, भ्रष्टाचार की यहाँ जो भाजपा के हमारे मित्र बात कर रहे हैं उनको बता दूं कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, उन्होंने रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल में स्पष्ट रूप से कहा था कि 1 साल भाजपा के लोग कमीशन ले लें, 25 साल छत्तीसगढ़ में राज करेंगे। तो ये पहले वो याद कर ले, फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जिस जनता की हित की बात करते हैं, इनके सांसद हैं, सदन में बैठते हैं, और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में ये परिस्थितियां हैं कि यात्री ट्रेन को इनके द्वारा बंद करके मात्र एक कोयले के परिवहन के लिए ये खाली रोजगार की काम कर रहे हैं। लोग, जो गरीब जनता है, जो कम पैसे में अपनी यात्रा पूर्ण कर अपने रिश्तेदार या अपने कार्यों को संपादित करते थे, अपने इलाज कराते थे, आज वो मजबूर हैं कि अपना प्राइवेट गाड़ी बुक करके, उनके पास हो ना हो व्यवस्था, लेकिन उनको ये व्यवस्था करनी पड़ती है। एक इसकी देन है, ये केंद्र सरकार की देन है, इनके सांसदों की देन है। अगर इनके सांसद यहाँ इतने जागरूक हैं, इनके लोग इतने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सोचते हैं, तो आज तक ये व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं किए? भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा के प्रत्येक नेता आज कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाती। जब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसान हो, बेरोजगार युवा हो, चाहे वो सभी जाति धर्म के लोग हो, नीचे से लेकर ऊपर तक हर वर्ग के लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी लोगों के लिए योजना चला रखी है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट है जनता। आने वाले समय में हमारे, ठीक है संजय जी, रेल का आपने जिक्र किया, तो ये सिर्फ केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, राज्य सरकार को भी लोगों के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने तो आप पे भरोसा जताया है। अगर केंद्र सरकार सक्षम नहीं है कि लोगों की इस समस्या को दूर कर सके, तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका एक दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखिए, केंद्र शासन के तो वहां से ट्रेनें चलती हैं, केंद्र शासन के इशारे पे ही ये सब चीज होती है। राज्य शासन बार बार मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी लिखित में भी प्रधानमंत्री जी से मिल करके इस मांग को किए कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता इससे प्रभावित हो रही है, उनकी व्यवस्था ना छीनी जाए, उनके लिए जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें को चलाई जाए। लेकिन आप देखेंगे इतनी सारी ट्रेनें जो बंद हो गई, ये आम जनता को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। ठीक है सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ में युवाओं को ठग रही है, मैं ये कहता हूं, आज कांग्रेस के कोई भी नेता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि पीएससी में जो घोटाले हो रहे हैं उसके अपराधियों को जेल भेजा जाए। आज इनके नेता कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि शराब में जो घोटाले हुए हैं उनको जेल भेजा जाए। अरे भैया, पूरी जनता देख रही है। दूसरी बात, भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाने पर किसी की हत्या हो जाती है, इतना बड़ा अपराध का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़, उसके बाद भी इनके नेता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि अपराधी को जेल भेजा जाए। युवाओं को जिस प्रकार से ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम होते जा रही है, तो आप बेरोजगारी भत्ता दे किसको रहे हैं जब बेरोजगारी दर कम होते जा रही है? कहने का तात्पर्य है, इनके कोई भी नेता, चाहे वो गाय के माध्यम से, चाहे वो महिलाओं के माध्यम से, चाहे वो आवास हो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनको रोकने का प्रयास करते हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जगह ये मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना निकाल देते हैं। भैया, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक दिया तो छत्तीसगढ़ संजय जी जवाब दीजिए आप। कई गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी आज कई गंभीर आरोप लगाए। जी सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, ये पीएससी की जिस एग्जाम की बात करते हैं, ये कांग्रेस के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के होनहार उन स्टूडेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगा रहे हैं कि वो पढ़े लिख करके जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, वो एग्जाम दे करके पास कर रहे हैं, उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। आज जो पीएससी में जो फाइट करके आगे बढ़े हैं, ये बोलते हैं कांग्रेस के नेता के बच्चे हैं। ये अंबिकापुर के जो है वो बालक, उनके चाचा जी भाजपा के अभी प्रत्याशी के रूप में दौड़ लगा रहे हैं अंबिकापुर पे।
तो ये इस तरह की बात करके ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इनके पास तथ्य है तो ये कोर्ट जाएं, बिल्कुल इसमें कोर्ट इनको फैसला देगी। अगर ये सही है तो ये इनके पास मात्र राजनीतिक करने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें आप। ये आपका खिलवाड़ छत्तीसगढ़ की जनता, शिक्षित जो व्यक्ति है वो देख रहे हैं कि उनके साथ आप व्यवहार क्या कर रहे हैं। ये किसी प्रकार से आपको शोभा नहीं देती है, ठीक है। जीवन उनके माँ बाप अपना जीवन खपा देते हैं पढ़ाई करने में, तो पीएससी में इस प्रकार के घोटाले होते हैं। ठीक है, तो उनका भी ये कहना है ना, हालांकि हमारा विषय ये नहीं है, हम विषय से नहीं भटकेंगे। एक और मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी प्रधानमंत्री के भाषण से, सौरभ जी। जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली, आप मेरा सवाल सुन लीजिए सौरभ जी, इनडायरेक्टली आज बात कही कि मैं देश के विकास के लिए चलूंगा। जब कांग्रेस ये कहती है कि जितनी आबादी उतना हक, तो हक को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि मैं गरीबों के हक के लिए लड़ूंगा। तो एक बात बताइए सौरभ जी, गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गरीबों के हक के लिए काम हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि प्रदेश में या देश में कितने गरीब है और वो गरीब किन जातियों से आते हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, अभी राहुल गांधी जी और केंद्रीय कांग्रेस पार्टी 32% महिला आरक्षण जब से मोदी जी ने पास किया, इनको समझ आ गया कि अब हमारे पास से महिलाओं का साधने का अब कुछ जरिया बचा नहीं है, तो ये अब जातिगत जनगणना में आ चुके हैं, ओबीसी जनगणना में आ चुके हैं। मैं बता जब भी कोई विकास परियोजना होती है सौरभ जी, तो अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है कि महिलाओं के लिए इतनी योजना लानी है, इस जाति के लिए इतनी योजना लानी है, क्योंकि आज भी हमारा देश इस चीज से जूझ रहा है। आज भी जाति के रूप में लोगों को ट्रीट किया जाता है, अच्छा बिहेव नहीं किया जाता उनके साथ, तो बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि गरीबों किस जाति से कितने गरीब आ रहे हैं, ये पता करने के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से यदि जाति जनगणना की बात करनी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कांग्रेस पार्टी जाति के नाम पे राजनीति करती आई है। पिछला इतिहास उठा दीजिए, जाति को, विभिन्न जातियों को लड़ा कर इन्होंने जातियों के बीच में मतभेद पैदा किया, और अब ये जाति जनगणना की बात करते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि जो गरीब है उनका जनगणना होना चाहिए, जो गरीब है उनका जनगणना होना चाहिए। आज जातिगत जनगणना हो जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे मिलेगा क्या? उससे मिलने वाला कुछ नहीं है, परंतु जो उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना है वो गरीब को मिलता है, कोई जाति के आधार पे उनको आवास नहीं दिया जाता। तो प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का विकास हमने सबसे ज्यादा किया है, तो ये कहां से पता चला कि कितने आदिवासी और कितना विकास किया? कौशल जी, आप थोड़ा सा समझाइए जातिगत जनगणना को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, आप इसे कैसे समझते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, निश्चित तौर पर संविधान में हर जाति वर्ग के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और इसी को आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से आरक्षण को लेकर विवाद चला है, और अभी आप देख रहे हैं कि 50% और 58% और 76% को लेकर जिस तरह से आरक्षण की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजभवन के बीच चली, आप देख रहे हैं कि अभी तक लड़ाई जारी है। तो कहीं कहीं जाति आधारित जो जनगणना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो यदि वर्ग विशेष जो पिछड़ा हुआ है, यदि उसको आप आरक्षण के बहाने यदि उसको उसका हक देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कहीं पे कोई गलती नहीं है। ये एक पॉजिटिव चीज है, एक सकारात्मक पहल है कि यदि जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, यदि आप उसको उसके हक की चीजें देंगे तो उसको आगे बढ़ने में उसको मदद मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है निश्चित तौर पर होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना के साथ साथ जो गरीबी है, निश्चित तौर पर जो गरीबों की जो बात है उसको ऊंचा उठाने की बात की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से हमारा देश बना है हमेशा बात होती कि गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी दूर नहीं होती बल्कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग के तहत इनके ऊपर काम करना चाहिए। आप जाति आधारित जनगणना तो कराएं, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसको उठाने के लिए नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, ताकि जो समाज के जो दूसरे वर्ग उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर बहस होनी चाहिए, न सिर्फ जाति आधारित जनगणना बल्कि जो निचले वर्ग, गरीब वर्ग का व्यक्ति है उसको कैसे ऊंचा उठाया जाए। छत्तीसगढ़ को हम देखें तो बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आज भी जो है उन लोगों को अपना हक नहीं मिला है, जो अनुसूचित जनजाति और जाति से जो ताल्लुक रखते हैं, आज भी वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री ने कहा और इस बात का मुद्दा भी उठाया, आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं, कई बार उन्हें जो है केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए सुना गया है। इसका एक बड़ा मुद्दा आज प्रधानमंत्री ने उठाया है भरी सभा में।
देखिए, पहले तो मैं ये आपका जो जनसंख्या आबादी वाला जो मामला उसमें बता दूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में जाति का ये कहना चाहिए अपने को कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उसकी हिस्सेदारी वाली जो मामला आई थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात से स्पष्ट कहा है कि जितने जो भी धर्म के, जाति के हैं, ओबीसी के हैं, एसटी एससी के हैं या सामान्य व्यक्ति को भी 4% का जो आरक्षण की बात है, जब एक सदन में पास हो गई थी तो सदन से जब राज्य भवन में जाकर के राज्य भवन में जाने के बाद रोक लगा दी जाती है, तो ये दिल्ली के इशारे पे वहां पर रोका गया है। अगर ये वाकई में जनहित की बात करते हैं और गरीबों को गरीबी से हटाने के दूर करने की बात करते हैं, गरीबी खत्म करने की बात करते हैं, तो इनको जाति आरक्षण को पास करने देना चाहिए था, इन्हें नहीं रोकने देना चाहिए था। इससे छत्तीसगढ़ के जितने भी एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं, कोशिश अगर की जाएगी तो ये भी होगा, जैसे हैं। हमने देखा बिहार में हुआ, और अब खबर तो ये भी आ रही है कि झारखंड में भी बहुत जल्द इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलेगी। मेरा सवाल यही था आपसे कि टीएस सिंहदेव केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं और इसी बात को प्रधानमंत्री भरे मंच में कहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की माटी अपने मेहमान का सम्मान करना जानती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे और हमारे इस्पात मंत्री जो टीएस बाबा जी उस मंच पर बैठे थे, मंच से उन्होंने इस बात के लिए उनकी तारीफ की कि वो जो हम चाह रहे हैं, हमारी जो छत्तीसगढ़ की अधिकार होते हैं उस अधिकार को दे करके, लेकिन वो उसका अलग एक निकाला गया, अर्थ को निकाला गया भाजपा के द्वारा, और भाजपा इस बात को लेकर के बैठती है कि प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। संजय जी, अगर विकास हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री करोड़ों की विकास परियोजना ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विकास कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? फिर तो तारीफ वाली बात होगी। कोई बुराई नहीं। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस हमेशा, आप देखिएगा जब भी भाजपा की सरकार आएगी कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखिए कांग्रेस की सरकार है। सौरभ जी, लास्ट 30 सेकंड आपके लिए जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ की सरकार उसको आगे कहना चाह रहे हैं बढ़ा सौरभ जी? किसी भी जनता के हित में, और जो भी योजनाएं होती है उसको छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाने का काम लास्ट 30 सेकंड में जवाब ले लेंगे हम सौरभ जी से। आपने सुना संजय जी को? सरकार से प्रधानमंत्री जी आए थे, आज भी कांग्रेस पार्टी ने उनका बहिष्कार किया बस्तर बंद करके। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कैसे बहिष्कार करते हैं आपको बताता हूं। टीएस बाबा जी मंच पे ये कहते हैं कि हमने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया, और मंच के बाहर आके भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का यह बयान आता है कि केंद्र सरकार सिर्फ झूठ और झूठ परोस कर जाती है। तो कहने का तात्पर्य है इतने सारे विकासकारी योजना जो होते हैं भव्य रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आते हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति तक। सौरभ जी, बहुत अच्छी बात है। अभी तो ये घोषणाएं हुई, अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है धरातल पर ये योजनाएं हमें देखने को मिलती है और कब तक इनका लाभ जो है छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत में अलग ही माहौल बना है, क्योंकि जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री के तेवर हमने देखे, जिस ढंग से उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, वाकई जो है कांग्रेस के लिए ये चुनौतियां बढ़ा रहा है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। तो अब देखना खास होगा कि आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री के दौरे जो है चुनाव को किस तरफ ले जाते हैं, चुनावी माहौल को किस तरफ ले जाते हैं, देखने वाली बात होगी और आने वाले समय में ही ये सारी बातों का पता चल पाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।